ये जो मुझे खुशी हो रही है while plugging the tire like a tubeless tire on spoke rims, ये मैं खुशी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, but I can share the method with you which I've used here because I know the pain of having a tube on long trips. मुझे पता है आपको बस मेथड जानना है कि मैंने मेरे स्पोक रिम्स एक टायर को सिर्फ 1000 रुपए में ट्यूबलेस कैसे कन्वर्ट किए, बट ट्रस्ट मी, ये जो वीडियो है बिना स्किप करिए पूरी तरह से देख लेना टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से और मेथड्स है, मैंने ये मेथड क्यों यूज़ किया और इस मेथड का ड्रॉबैक्स या फिर ये मेथड कैसे यूज़ करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. सो बी श्योर टू वॉच दिस वीडियो विदाउट स्किपिंग. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग हमारे स्पोक रिब्स को ट्यूबलेस क्यों बनाए. तो मेरा तो रीज़न बस यही था कि एक, हम लोग ट्रैवलिंग करते समय अगर पंक्चर हो गया ट्यूब को, तो उस पंक्चर को रिपेयर करने के लिए हमें पूरा टायर निकालना पड़ता है एंड इट बिकम्स अ हैसल. सेकेंड रीज़न, मैंने मुर्डेश्वर राइड को जो फेस किया, मेरा पीछे का टायर पंक्चर हो गया और कैसे करके मैंने वो कंट्रोल कर दिया. अगर शायद मेरे पीछे कोई बैठा होता तो बाइक शायद गिर भी जा सकती थी, क्योंकि ट्यूब का क्या रहता है कि ट्यूब एक बार हवा छोड़ दिया तो टायर भी हवा नहीं पकड़ता है, क्योंकि टायर ट्यूब के वजह से ही फुला हुआ रहता है. तो दैट इज अ सेफ्टी हैजर्ड एज वेल. दोज वर द बेसिक 2 रीजंस कि मुझे ट्यूबलेस कन्वर्जन करना था मेरे हिमालयन पे. तो जल्दी से मैं आपको बताऊंगा बस 2 मिनट लेके कि हमें स्पोक रिम्स क्यों दिए जाते हैं. तो आपको पता है कि हिमालयन एक एडवेंचर टूरर है, तो उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ऑफ रोड जाते हैं. तो ऑफ रोड जाते समय जो हमारा नॉर्मल एलॉय रिम्स रहता है उसे क्रैक आने की संभावना रहती है, प्लस अगर रिम थोड़ा डिफॉर्म हो गया तो एयर भी लीक हो सकता है. तो इसलिए हमें स्पोक रिम्स दिए जाते हैं. तो स्पोक रिम्स क्या करते हैं, हमारा इम्पैक्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. स्पोक्स जो रिम को कनेक्ट होते हैं वो पार्ट तो खुला रहेगा, तो उधर से हवा निकलेगी, तो इसलिए हमें अभी ट्यूब दिए जाते हैं. तो दैट वाज द रीजन कि हमें स्पोक रिम्स और ट्यूब टायर्स दिए जाते हैं. नाउ आई वोंट डू एग्रेसिव ऑफ रोडिंग, आई नो, एंड आई थिंक विद द मेथड आई हैव यूज्ड आई कैन still do a bit of aggressive off-roading and survive the trail. So coming back to what I've done, मैं ये method use कर रहा हूँ past 1.5 month से, एंड नॉर्मल जिस तरह से हमारा 1-2 PSI कम होता है वैसा ही हो चुका है पर वीक. सो नाउ गेटिंग बैक टू द वीडियो, आई हैव बिन researching on how to make spoke rims tubeless for the past 1.5-2 years, and मुझे बेसिकली 3 मेथड्स इसमें समझ आया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. सो द फर्स्ट मेथड इज यूजिंग सम काइंड ऑफ अ सीलेंट. यहाँ पे आप मरीन एडेसिव यूज कर सकते हैं, या फिर जो ऑटोमोबाइल में हम जो फ्रंट विंडशील्ड रहता है कार का मिरर, वो लगाने के लिए जो सीलेंट यूज़ करते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं. या फिर कुछ कंपनीज भी है जो इस तरह के सीलेंट और पूरा किट बेचती है. अभी उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसका जो हमारे रिम का जो वेट रहता है, ओवरऑल वेट, रोटेशनल फोर्स हम जिसे कहते हैं, वो बहुत बढ़ जाता है. सो आई डिड नॉट वांट टू डू दैट एज पहले बाइक ऑलमोस्ट 200 किलो की है. एंड अनदर रीज़न बीइंग, जो हमारे स्पोक्स जिसे हम ऊपर से बाद में सीलेंट लगाएंगे, तो उनको एडजस्ट करने में या फिर उनका जो टेंशन रहता है वो एडजस्ट करने में स्पोक्स का, that can be a issue. So those were the few reasons why I did not opt for this method. You can definitely opt for it. I have seen many interceptors, Himalayans, and even HD owners, some of them try this method and it has been working flawlessly. They like it the way it is. Or yeah, this method will probably cost you around 6 to 7,000 for both tires, depending on the sealant you order. तो ये हुआ पहला मेथड. अभी सेकेंड, उसी सीलेंट की तरह कुछ कंपनीज टेप देती है. इट इज़ लाइक अ थिक टेप, बहुत ही थिक टेप रहती है, और राउंड टेप्स भी रहती है जो आपको ऊपर स्पोक्स के ऊपर लगानी पड़ती है, एंड उसके बाद आप वो टेप लगा के यू कैन मेक इट अ ट्यूबलेस कन्वर्जन. बट दिस मेथड आई थिंक दे इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है. आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट नो. So this would cost you about 12 to 15,000 depending on the motorcycle you have. मतलब जो rims का हमारे size रहता है उस पर depend करता है. The thing with this tape method is उसमें rotational force तो definitely कम रहता है because mass कम है, tape है बस. But I don't know how strong the adhesive would be. Secondly, I don't know how readily these tapes are available because मैंने जहाँ पे research किया मुझे उतने easily नहीं मिले for my bike.
and as I said, the cost was also double that of a sealant. A third method you can easily do is swap your spoke wheels for alloys. Now this can be done for the Interceptor. People put usually Hunter 350k rims या कोई भी after market rims, and people on classic and the Bullet also do the same. But Himalayan के लिए अभी तक alloys नहीं है, and I don't think alloys would look that good on a adventure tourer. There is another option here of getting tubeless spoke rims. Now tubeless spoke rims, I found a company, I don't want to disclose their name, but I did not find good reviews about the company, so I did not go ahead with that. Now I have not used these three methods. I have used the fourth method, which I'm about to tell you. ये जो fourth method है, इसको मैं use करके हम मेरे बाइक में front टायर में almost I think 1.5 month हो चुका है, and the rear टायर में almost half a month हो चुका है. कुछ प्रॉब्लम्स नहीं. As you saw in the starting of the video, मैंने पंक्चर भी इससे प्लग किया like a normal tubeless conversion. I mean like a normal tubeless tire. ये जो फोर्थ मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा इन्वेंशन नहीं है. मैंने ये वीडियो बहुत ऑलमोस्ट 2 years या 1.5 year पहले यूट्यूब पे देखा था. आई डोंट नो इफ आई कैन स्टिल फाइंड इट. आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कमेंट सेक्शन. बट yeah, I'm going to explain the method anyways now. So that guy had done the method on a KLR 650, a Kawasaki bike, and ये जो वीडियो था ये out of India था because the guy doing it was a foreigner. So I thought maybe it worked on his bike, so let me try it out on the Himalayan. And in his description, in his comment section, he had mentioned that he has used this method for more than some 100,000 kilometers on multiple bikes. So I was like, maybe ये चलता है, because अगर वो बंदा गारंटी दे रहा है इस चीज़ के बारे में, तो suppose it does work. So now we will do that method on the front tire. What is the method? Basically अगर आपके rim का diameter जो रहता है that is 21 inches, you have to find a tube which is 17 inches or 16 inches, 3 or 4 size smaller than the original diameter, and you have to place the tube around the rim और उसको बीच से काटना है, ओपन करना है, एंड उसके ऊपर से टायर बिठाना है. Now this sounds a bit ridiculous, I know. So I'll explain it to you while we do it on the front tire. Before that, let me explain to you how this method works. See, what a sealant or a tape does is it forms a layer between the spokes. जो ये हमारा रिम है. I'll try to put an image here. ये हमारा रिम है और उसके ऊपर ऐसे स्पोक्स आते हैं, करेक्ट? So these spokes leak air, जो यहाँ पे एयर होता है. तो ये सीलेंट उसके ऊपर एक लेयर बनाता है. वो टेप है, वो भी वही करती है. तो ये इस मेथड में जो हमारा ट्यूब है वो एक लेयर बनाएगा बिटवीन द रिम एंड द एयर बिटवीन द टायर. ओके, तो ये ट्यूब इसके ऊपर ऐसा बैठ जाएगा और उसके ऊपर बाद में हमारा टायर बैठ जाएगा. तो हवा जब हम ट्यूब से डालेंगे तो वो डायरेक्ट टायर में फीड इन हो जाएगी. So this is the basic principle of the method we are using. Since I was doing this for the first time as well, मैंने सिर्फ front tire को ये method किया. I tried it out for a couple of weeks and then I moved on to the rear tire. तो पहला हम करेंगे आगे वाला टायर. Okay, so I have removed the front tire और मैं इसे अभी लेके जाऊंगा शॉप पे to do the process. You can do it at home if you're comfortable. ये है मेरा पीछे वाला ट्यूब जो मुर्डेश्वर राइड को पंक्चर हुआ था, and luckily it is 17 inches, so 4 inches smaller than the 21 inch front tire of a Himalayan. So I'm going to use this tube, and how? Let us see. So now what we have done is हम लोग ने जो हमारा ओरिजिनल 21 इंच का टायर और ट्यूब निकाल चुके हैं, और जो 17 इंच का फटा हुआ ट्यूब था वो ट्यूब हमने इस 21 इंच पे लगा दिया है और इसे हम बीच से काट रहे हैं. बी श्योर टू कट इट फ्रॉम द सेंटर. पूरा ट्यूब कट होने के बाद कुछ इस तरह से हमें दिखेगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज टेक अ वेट क्लॉथ एंड क्लीन दिस पाउडर जो ट्यूब में रहता है उसे हमें क्लीन करना है. और इस तरह से आप पूरे ट्यूब को अच्छे से स्ट्रेच कर लेना सो दैट इट फिट्स द रिम प्रॉपरली. तो यहाँ पे हम कपड़ा लेके इस ट्यूब को अंदर से पोंछ रहे हैं. ये स्टेप हमें सिर्फ करना है क्योंकि हमें वो पाउडर रहता है वो निकाल देना है कंप्लीटली. तो पूरा पाउडर निकालने के बाद अभी हम जो हमारा आगे का ट्यूब टायर था उसे ही हम वापस से रिम पे बिठा रहे हैं. और ध्यान रखना जो ट्यूब हमने बाहर ऐसा खोल के रखा था
वो ट्यूब वैसा बाहर ही रहना चाहिए। यहाँ पे और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज़ इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट एट दिस, गेट इट डन फ्रॉम अ एक्सपर्ट, क्योंकि हमें जो अंदर का ट्यूब है उसे बिना डैमेज करे इस टायर को बिठाना है। तो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे बहुत सारा सोप सोल्यूशन यूज़ किया है सो दैट द टायर स्लिप्स इन, और हम स्क्रू ड्राइवर के उल्टे साइड जो प्लास्टिक का साइड रहता है उससे टायर को मार रहे हैं सो दैट टायर फिट्स इन प्लेस। हम वो टायर रॉड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे हमारा ट्यूब कट सकता है, और अगर ये ट्यूब कट गया तो आपका ये मेथड वर्क नहीं करेगा, आपको एयर लीकेज रहेगा एंड इट विल कॉज फर्दर प्रॉब्लम्स। अभी आप देख सकते हो कि हमारा टायर रिम पे बैठ चुका है और किस तरह से दोनों साइड से बाहर हमारा जो कट किया हुआ ट्यूब है वो बाहर आ रहा है। थोड़ा बहुत ट्यूब को ऐसा बाहर से स्ट्रेच कर देना सो दैट वो इवन आउट हो जाए अंदर से। एंड अभी हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, यू हैव टू पुट इन एयर। अगर आपके फ्रंट रिम का सपोज टायर प्रेशर है 30, कंपनी रिकमेंडेड या फिर whatever your user manual recommended, you have to put in 40 psi. Now why is this done? This is done so that the tire sits properly on the rim, and this is not my theory, this was the theory used by the video which I had seen. And another thing here to remember is जो हम हवा से प्रेशर डालते हैं, जो हमारे जो छोटे मोटर्स रहते हैं, पोर्टेबल मोटर्स एंड पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर्स, डोंट यूज दोज, यूज अ प्रॉपर एयर प्रेशर सिस्टम जो हमारे शॉप्स में रहता है। हवा डालने के बाद जस्ट चेक फॉर लीक्स। नाउ एयर लीक्स हो सकते हैं एट द टाइम अब टायर इंस्टॉल कर रहे थे तभी कुछ स्पैनर या फिर टायर रॉड लग गया और ट्यूब फट गया तो एयर लीक हो सकते हैं। सो इन माई केस देयर वर नो एयर लीक्स एट ऑल, विच इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद हम चेक करेंगे कि टायर में हमारे कुछ पंक्चर है, द मेन टायर या फिर साइड वॉल्स में, और ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ वाइल डूइंग दिस मेथड हमें शॉपकीपर ने तो ऑलमोस्ट भगा ही दिया था, बट आई समहाउ कन्विंस्ड हिम कि एटलीस्ट ट्राई करेंगे, बिकॉज दे वर लाइक ये तो चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। बट समहाउ ये चल चुका, एंड या द शॉपकीपर एंड द men working there were very amazed by this new invention. वो सब छोड़ो, personally I was very happy that it worked, and I'm kind of running on a tubeless conversion now. So yeah, moving on to the next step now. ये हमारा आखिरी step है for this conversion. What you have to do is take a blade, और आपको जो excess tube यहाँ पे बाहर दिख रहा है, you have to cut it out. Now you can leave a little bit of rubber hanging outside, थोड़ा मतलब आपके नाखून के बराबर थोड़ा सा, ठीक है, सो दैट फ्यूचर में अगर हवा ज़्यादा लीक हो जाए तो वो ट्यूब अंदर ना घुस जाए, इसके लिए। बट या यू कैन सी इन द वीडियो मैं कितना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे उनको बोल रहा हूँ कि छोड़ने के लिए, उतना ही आप छोड़ दीजिए एंड योर मेथड इज डन। पुट इट ऑन दैट बाइक नाउ एंड एन्जॉय। सो आफ्टर कटिंग द रबर, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक अगेन फॉर एयर लीक्स। ज़्यादातर नहीं हो जाएगा अगर आपने रबर थोड़ा बाहर एक्सपोज छोड़ा है तो, बट फिर भी इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक। एंड या सिंस आई हैड डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं ये चेक कर रहा हूँ फॉर अ फ्यू डेज एंड आई विल अपडेट यू कितना एयर प्रेशर कम हो चुका है एंड क्या हो चुका है, ठीक है। ओके, सो राइट नाउ आई हैव गॉट द टायर एज यू सॉ विद द प्रोसेस। 40 psi का एयर डाला है उसमें, एंड टुडे इज़ फ्राइडे, सो मंडे को मैं फिर से चेक करूँगा उसका प्रेशर। अभी के लिए मैं टायर फिर से फिट कर रहा हूँ बाइक पे, एंड वो रहा 21 का हमारा ओरिजिनल ट्यूब। कीप इट सेफ सो दैट आप जब ट्रिप पे भी जाओ तो यू कैन जस्ट कैरी दैट अराउंड, एंड आई विल डू दैट टू। सो या आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड, कुछ सेकंड में ही आपको अपडेट मिल जाएगा। सो वीडियो देखते रहिएगा, और अगर आपको यहाँ तक देखा है, कुछ सीखे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, सो आई फिटेड द टायर बैक ऑन द मोटरसाइकिल, और अभी बस हमें जाके अपना टेस्ट ड्राइव मारनी है, एंड आई विल अपडेट यू आफ्टर द टेस्ट ड्राइव। बी श्योर टू पुट द ग्रीज ऑन द एक्सल वाइल फिटिंग द टायर, क्योंकि अच्छा रहता है। सो या लेट्स गेट टू द टेस्ट ड्राइव, आई विल सी यू इन अ फ्यू सेकेंड्स। सो एज यू सॉ दैट इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स, एंड आई डिड द टेस्ट ड्राइव and I felt no difference at all. The bike felt absolutely similar, except for the fact that जो हवा ज़्यादा थी उसके वजह से बाइक थोड़ा बहुत you know how it feels when जब टायर में ज़्यादा हवा रहता है, but other than that I felt no difference. And yeah,
Also, I think I said earlier in the video that I've been using the front tire for 1.5 month. I've been using it for 1 month and पीछे का टायर I've been using it for half a month. So थोड़ा confusion हो गया. But yeah, 1 month and half a month is still a good time and I've used it for long distance. मतलब full day almost बाइक मैंने यूज़ की है. I've used it while off roading and as you saw पंक्चर भी हमने प्लग किया है. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे हम देखेंगे कि कितना हमारा एयर प्रेशर कम हो चुका है. 32. So that kind of a decrease in air pressure, even the shopkeeper was like it's normal even for normal tubeless tires. So we are going ahead with the rear tire as well. तो चलिए शुरू करते हैं. The thing with the rear tire is it has a big puncture if you remember from my previous ride. So एक तरह से यहाँ पे हम लोग का टेस्ट भी हो जाएगा. तो इसका भी यहाँ पे प्रोसेस सिमिलर है. यू हैव टू रिमूव द टायर, यू हैव टू रिमूव द ओरिजिनल ट्यूब. और यहाँ पे मैं रिम को एक बार चेक कर रहा हूँ. जो ये रबर जो स्पोक्स के ऊपर रहता है वो मैं चेक कर रहा हूँ. यहाँ पे एक स्पोक के ऊपर एक रबर का थोड़ा सा क्रैक है. सो मैं चांस नहीं लेना चाहता. आई एम गोइंग टू पुट न्यू रबर ऑन टॉप ऑफ दिस सो दैट यहाँ पे कुशन हो जाए फॉर माई स्प्लिट ट्यूब. सो फॉर माई रियर रिम विच इज़ 17 इंचेस, हिमालयन का 17 इंच का आता है. आई कुडंट फाइंड अ साइज स्मॉलर, मतलब 14 इंच तक नहीं मिला मुझे. सो आई एम गोइंग हेड विथ 15 इंच का ट्यूब. तो इसे हम इस तरह से यहाँ पे प्लेस करेंगे रिम में. और इफ़ यू कैन मिल रहा है अगर आपको 3 साइज स्मॉलर देन गो फॉर इट, बिकॉज ये 15 थोड़ा उतना टाइट नहीं बैठ रहा है जितना आगे का बैठा है टाइट. बट आई फील इट शुड बी गुड इनफ. तो अभी हम इस तरह से इस ट्यूब को ये रिम पे प्लेस कर रहे हैं और प्लेस करने के बाद हम इसे बीच से काटेंगे. ट्यूब को कट करने के बाद उसे बीच से अच्छे से खोल देना और हम लोग ने जो पहले किया था अच्छे से कपड़े से पोंछ देना सो दैट वो पाउडर निकल जाए. अभी यहाँ पे ये एक ही चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें ट्यूब जो हम कट कर रहे हैं उसका साइज़ 3 साइज़ या फिर 4 साइज़ छोटा रहना चाहिए आपके ओरिजिनल रिम साइज़ से. अगर आपने सेम साइज़ का ट्यूब यूज़ किया तो ये मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि वो ट्यूब जो है वो आपके रिम को टाइटली नहीं पकड़ेगा. तो अभी हम सेम तरह से जिस तरह से हमने आगे का टायर बिठाया अभी हम पीछे का भी टायर बिठा रहे हैं. ध्यान रहे बहुत सारा सोप यूज़ करिए और मेटल ऑब्जेक्ट्स ना ही ले जाइए तो अच्छा है. इस बार ये भैया ने मेरा उतना सुना नहीं और थोड़ा बहुत ट्यूब को कट भी कर दिया, लेकिन लकीली वो कट जो थे वो एजेस पे आ गए तो प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा. बट या बी श्योर जो हमने आगे का टायर बिठाया था उसी तरह से इसको भी बिठाइए सो दैट यू नो आपको टेंशन ना रहे और आपका और एक ट्यूब वेस्ट ना हो जाए. अभी ट्यूब को एडजस्ट करने के बाद ठीक से दोनों साइड से बाहर खींचने के बाद फिर से हवा डालना. जो कुछ भी आपका रिकमेंडेड है उससे 8 से 10 PSI एक्स्ट्रा ही डाल देना. और हाँ, एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा जो पंक्चर है उसका एयर लीक हो रहा है कितना ज़्यादा. सो आई एम गोइंग टू कीप दिस फॉर सम टाइम टू सी कि कितना एयर लीक करता है और एट द सेम टाइम टू सी कि ये ट्यूबलेस की तरह पूरी तरह से एयर लीक करके मतलब फ्लैट हो जाता है या नहीं. तो वो टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा हम लोग अभी ये बाहर का जो ट्यूब है वो कट करेंगे. तो एक 15-10 मिनट तो उसमें जाएगा एंड हमें पता भी चलेगा कि टायर में अगर पंक्चर हो जाए, अगर 1-2 खिले लग जाए और 15-20 मिनट हमको पता नहीं तो पूरी तरह से टायर लूज़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा. सो एक समझ में भी आएगा हमको. और खींच के ना उसको मत काटना. ऐसा ये जैसा है देख वैसे ही काटना. खींच के काटा ना वो अंदर और जाता बाद में. हाँ तो बाहर थोड़ा दिखा तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. ऐसा खींचने का नहीं, जैसा है वैसे ही लाइन में काटने का उसको. तो अभी के लिए सिर्फ यही है ये वाला. तो एज यू कैन सी हमारा बाहर का जो एक्स्ट्रा ट्यूब रहता है वो कट करके हो चुका है दोनों साइड से एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 12 से 15 मिनट हमें लगे ये काम करने के लिए. एंड आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे प्रेशर डाल रहा हूँ टायर पे बट हवा लीक कंटिन्यूसली हो रही थी. बट अभी भी टायर प्लेस पे है एंड इवन भैया भी अभी प्रेशर डाल रहे हैं टायर पे.
So I feel it is not losing air as quickly as a tube tire, और पूरी तरह ट्यूब टायर की तरह एक फ्लैट नहीं हो रहा है कि हम लोग मूवमेंट ही नहीं दे पा रहे हैं अभी. सो या आई थिंक दिस मेथड इज़ वर्किंग. एंड अभी हम आगे का स्टेप करेंगे, दैट इज़ टू प्लग दिस टायर जो हमारा ट्यूबलेस हो चुका है. सो एज यू कैन सी हमारा यहाँ पे जो एयर लीक हो रहा है बिकॉज वो पहले का खिला था यहाँ पे, तो वहाँ पे हम अभी प्लग कर रहे हैं टायर. एंड बी श्योर ज़्यादा टायर के अंदर ना जाइए, सो दैट वो अंदर का ट्यूब है वो भी डैमेज ना हो जाए. मतलब पूरा फोर्स से ना करिए, आराम से करिएगा. एंड या इस तरह से हमने ये टायर को प्लग कर दिया. देयर इज़ नो मोर एयर लीकेज, देयर इज़ नो मोर एनीथिंग, एंड वी आर गुड टू गो. और ट्यूब कट करने के बाद अभी हम उसका पंक्चर बाहर से चेक करेंगे एयर लीक के लिए. So I'll test the tire again, the rear tire, for a few days, and I'll update you in a few seconds. So that is how I converted both my tires into a tubeless setup, and you saw what are the records for the front tire and the rear tire. Now I'll obviously keep on updating you as the time goes, as the kilometers go. But if you want to do this, you have to remember basically one major thing is जो भी आपका रिम साइज है उससे 3 या 4 साइज छोटा ट्यूब लेना. सेकेंड थिंग इज वाइल इंस्टॉलिंग द टायर बी श्योर कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स ना रहे सो दैट इट वुड डैमेज द ट्यूब. थर्ड थिंग, जो आप ट्यूब यूज कर रहे हो मेक श्योर दैट ट्यूब हैज नो प्रीवियस पंक्चर्स और होल ऑन द इनर साइड ऑफ द ट्यूब. एंड या दैट्स अबाउट इट. यू कैन ट्राई दिस मेथड आउट. आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताना अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, and I'll try to solve them with the best of my knowledge. And another thing, while traveling, just carry those 2 original tubes which you have them already. उनको साथ में कैरी कर ले जाना, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो बोल नहीं सकते ना, because this is a, you can say, जुगाड़ू way to convert into a tubeless setup. And even people who use sealant tapes, they also carry their tubes along with them, क्योंकि अगर कुछ लीक हो जाए तो बाद में ट्यूब डाल देंगे और आगे बढ़ेंगे. So in this method also, just carry those tubes. Okay, like so every method, even this method, has its advantages and disadvantages. The advantages are it is cheaper than the other methods. It is easier to do comparatively than the other methods, and the raw materials used are also easily available. The disadvantage I feel would be if there is a leak in the valve itself. जो हमारा ट्यूब का valve रहता है ना, वहाँ पे अगर लीक हो चुकी then you have to remove the whole tire and all that normal जो हमें करना पड़ता है वो करना पड़ेगा. I feel that's about the disadvantages I can think of right now, because other than that I don't feel there is any big major disadvantage here. If in future I encounter any disadvantages or any problems, I will mention them in the comment section of this video and in the description box as well. So I hope you all enjoyed this video. I hope you all learned something, and if you did, please do hit that like button. Subscribe if you're new. This channel is all about motorcycles and traveling. So if those are the topics that interest you, please do subscribe and share this video mainly ahead with those who have spoke rims and want to make it into a tubeless conversion. So thank you so much for watching. Take care and peace out.